मेरे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आजकल वसंत भाग 3 पार्ट नंबर 7 क्या निराश हुआ जाए के महत्वपूर्ण अंशों की विस्तृत व्याख्या कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि जो आशय स्पष्ट करने से संबंधित कुछ प्रश्न होते हैं, बच्चे वो समझ नहीं पाते हैं, कुछ बच्चे छोड़ देते हैं, कुछ बच्चे उसके उत्तर गलत लिखते हैं। मैंने बहुत से YouTube चैनल्स देखे और मैंने ये महसूस किया कि किसी भी चैनल पर इन पर विस्तार से चर्चा नहीं की जाती है, सिर्फ जल्दीबाजी में प्रश्न उत्तर करवा करके ख़त्म कर दिया जाता है। ऐसा मान लिया गया है जैसे कि बच्चे वहाँ से उसको कॉपी करें और नोटबुक में भर दें, चाहे उनको समझ में आए या ना आए। हम रटने पर नहीं, समझने पर विश्वास करते हैं। यही मेरा प्रयास है कि बच्चे इसको समझ पाएँ, यानी कि आशय का अर्थ होता क्या है, आशय में हमें क्या लिखना होता है। ये सब जानने के लिए मैंने क्या निराश हुआ जाए इस पाठ से, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो ये पाठ है, इसमें से हमने सारे अंश निकाल दिए। लगभग मुझे 20 अंश ऐसे मिले हैं जिनको व्याख्या करने की, जिनका आशय स्पष्ट करने की बहुत ज़रूरत है। तो अभी तक मैं 7 अंश की व्याख्या, उसका आशय स्पष्ट कर चुका हूँ विस्तार से। जो भी मुझे सुन रहे हैं वो बच्चे मेरे चैनल में जाकर के पिछले सभी 7 अंश के बारे में जान सकें। वैसे आपको पता होना चाहिए कि हम पुस्तक बेशक पूरी पढ़ते हैं, लेकिन जो प्रश्न पत्र में आता है वो 2 या 3 अंक का जो प्रश्न आता है आशय का ही आता है। इसलिए मैंने फोकस किया कि छोटे छोटे जो आशय हैं उनको विस्तार से समझाया जाए, ताकि बच्चे उसको समझ करके बेहतर से बेहतर अंक ला सकें। जब समझेंगे नहीं तो आप क्या लिखेंगे। बहुत बार बच्चे इसको छोड़ देते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आशय यानी ये जो वाक्य है इसका अर्थ क्या है, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। ये जो अंश है ये क्या निराश हुआ जाए पुस्तक वसंत भाग 3 से पृष्ठ संख्या 35 से लिया गया, यानी पेज नंबर 35 से इसको लिया गया है। बच्चों, इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि ये जो अंश होते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बच्चे इनको समझ नहीं पाते और मैंने बहुत बार देखा है, क्योंकि मैं खुद एक शिक्षक हूँ, तो बच्चे इसको गलत लिखते हैं और उनके अंक हमें काटने पड़ जाते हैं। यानी कि कई बार 0 अंक आते हैं उनके 3 में से 3, यानी 3 अंक हमने दिया, उन्होंने बिल्कुल गलत कर दिया क्योंकि समझ ही नहीं पाते। इसलिए देखिए इसमें कहना क्या चाहता है लेखक। पहले आपको जिसने कहानी को अच्छे से समझा है, यानी इस पाठ को पढ़ा हुआ है, वही इसको कर पाता है, नहीं तो उसको समझ नहीं आता इसमें कहा क्या जा रहा है। देखिए, ये कहा गया है कि इससे पहले जो चल रहा था, कहा गया कि हमारा जो देश है, हमारी जो संस्कृति हमें सिखाती है कि लोभ मोह लालच नहीं करना चाहिए, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपने अंदर जो गलत भावनाएं हैं उस पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है, उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, जिससे वो दूसरों को नुकसान ना पहुँचाए, हम यानी कि हम सेल्फिश ना बने। अब उसके आगे का जो ये वाक्य है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, लेखक कहता परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, यानी कि उन जो हमारे अंदर नकारात्मक भावनाएं, नेगेटिव फीलिंग है, उसको तो हम कंट्रोल करें, लेकिन भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यदि आपको भूख लगती है तो आप उसको नियंत्रित नहीं करेंगे, उस भूख तो खाना पड़ेगा। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, यदि कोई बीमार है तो उसको दवा तो देना पड़ेगा, उसको आप ये नहीं कहेंगे बीमार रहो, ये नियंत्रण करो अपनी बीमारी पर, आप उसको दवा देना पड़ेगा। यानी कि जो जीवन के लिए मूलभूत बेसिक चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं, उसकी बात यहाँ पर लेखक कर रहा है। यानी भूख लगेगी तो दवा देनी पड़ेगी, बीमार है भूख लगेगी तो उसको आपको खाना खिलाएंगे, बीमार है तो आप यहाँ पर उसको दवा देंगे। इसके अलावा यदि कोई गुमराह यानी रास्ता भटक गया है तो आप उसको सही रास्ते पर भी लाएंगे, ये नहीं कहेंगे भटक गया तो उसको भटकने दो। तो इसका अर्थ क्या है, यानी भूख लगी है तो आप भोजन की उपेक्षा नहीं कर सकते, उसको खाना देना पड़ेगा, बीमार है तो दवा देनी पड़ेगी। अगर कोई गुमराह है, रास्ते से भटक गया है, कोई भी बच्चा हो सकता है, कोई मनुष्य हो सकता है, यानी गलत रास्ते चला गया है, अपराधी बन गया है, क्राइम करने लगा है, समाज के विरुद्ध कार्य करने लगा है, किसी की बात नहीं मान रहा है, तो उसको रास्ते पर लाने के उपाय करने पड़ेंगे। हम उन बातों की उपेक्षा नहीं कर सकते। देखिए बच्चों, यहाँ पर अपेक्षा और उपेक्षा का मतलब समझ लो। कई बार क्या होता है, इन्हीं शब्दों की वजह से आप पूरा उत्तर गलत लिख देते हैं। अपेक्षा का मतलब होता है एक्सपेक्ट करना, उम्मीद करना।
जब उपेक्षा की बात आती है तो यहाँ पर उपेक्षा शब्द का इस्तेमाल है। उपेक्षा का मतलब होता है अवॉइड करना, या अंग्रेज़ी में बोलें तो जैसे अवॉइड बोलते हैं तो हिंदी में बोलिए नज़रअंदाज करना। जैसे किसी को नज़रअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, बस उसी के अर्थ में उपेक्षा शब्द का इस्तेमाल होता है। तो आप उपेक्षा और अपेक्षा शब्द का जब भी प्रयोग करें या कहीं पर लिखा हो तो आप बहुत ध्यान से, नहीं तो आपका पूरा का पूरा उत्तर गलत हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये इस आशय को आपको समझ में आ गया होगा क्या कहना चाहता है लेखक, कि हम हमारे अंदर जो लालच है, लोभ है, उसको नियंत्रित करें, क्योंकि उससे हम बुरे इंसान बन सकते हैं। लेकिन अगर भूख है तो उसकी उपेक्षा मत कीजिए, खाना खाना ही पड़ेगा। बीमार है तो दवा भी चाहिए। अगर कोई रास्ता भटक गया है, यानी कि कोई गलत संगति में पड़ गया है, तो उसको ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यानी कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं जीवन की, उनको तो हमें करना ही पड़ेगा, उनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उनको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो बच्चों, ये मुझे लगता है आपको समझ आ गया है। आप इसको और अच्छे से समझिए, अपने विचार भी इसमें लिख सकते हैं। पाठ के अंदर जो ऐसे अंश होते हैं, आप उसको हाइलाइटर से या पेंसिल से अंडरलाइन ज़रूर कीजिए, क्योंकि यही वो ऐसे अंश होते हैं जिसको आप छोड़ देते हैं और यही परीक्षा में आ जाते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने ऐसे ही सभी अंशों को इसमें डालने की कोशिश की है। और ये जो चैनल बनाया गया है, ये अलग वैसा चैनल नहीं है कि इसमें सिर्फ स्लाइड दिखाई जा रही है और आप आंसर लिखते जा रहे हैं। ये रटने पर नहीं, समझने पर विश्वास करने वाला चैनल है। तो इसमें ऐसी ही बातें आएंगी जिसको समझ करके पाठ को पढ़ने का एक नया नज़रिया है, एक नया तरीका है, जिससे आपके अंदर लॉजिकल स्किल्स डेवलप होती है, ऑब्जर्वेशनल स्किल्स डेवलप होती है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। पाठ तो आप पढ़ते ही हैं, लेकिन यहाँ चैनल का उद्देश्य है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। पाठ में अंक लाते हैं आप, लेकिन साथ साथ आप मंच पर बोलने की कला आपके अंदर विकसित होती है, आत्मविश्वास विकसित होता है। आप इसके माध्यम से बहुत विस्तार में बहुत कुछ सीखते हैं, आपकी भाषा का विकास होता है। यानी एक साथ एक पाठ से इतने सारे उद्देश्य आपके पूरे हो रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर संभव है। कोई और चैनल पे आपको ये सब बातें एक साथ नहीं मिलेंगी। वहाँ पर सिर्फ स्लाइड के माध्यम से हम सिर्फ अपना काम नहीं ख़त्म कर रहे हैं, मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए यहाँ पर इसको 20 अंशों में डिवाइड किया गया, किसी और चैनल पे इतना विस्तार नहीं किया गया है। तो अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके काम का है और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको मिल रही हैं, तो इस चैनल को आप लाइक करें और शेयर करें, और हाँ, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप यूट्यूब पे सर्च कर रहे होते हैं, वहाँ पर अचानक ये चैनल आप पर आपकी नज़र पड़ती है, फिर आप भूल जाते हैं, फिर याद करते हैं कि कोई ऐसा चैनल था जिस पर बहुत ज़रूरी बातें सुनाई जा रही थी, लेकिन आप भूल गए। इसलिए कहा जाता है उसको आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या होगा, जो भी नई नई चीज़ें आएंगी और आपको उसमें मिलती रहेंगी। चाहे शिक्षक हों, चाहे छात्र हों, सभी के लिए ये चैनल उपयोगी साबित होगा। इसमें पढ़ाने के तरीके, पढ़ने के तरीके, समझने के तरीके, हिंदी की गतिविधियाँ, यानी कि हिंदी को किस तरह से कक्षा में पढ़ाएं, इसके अलावा नाटक लेखन, नाटक कैसे लिखें, स्क्रिप्ट कैसे लिखें, ये बहुत सारी बातें इसमें बताई जाएंगी। आप बस चैनल पर जाइए और उस दुनिया भर के वीडियो हैं, आप उनको देखिए और अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या अलग है जो आपको दूसरे चैनल पर नहीं मिलता। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले अंश की व्याख्या करेंगे, अंश नंबर 9, अभी 8वां है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।